नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। देश में 78,357 कोरोना के नए मामले सामने आने की जानकारी है। जी हां, ये कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1045 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने के कारण काल के काल में समा चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। और अब तक 37,69,524 लोगों में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। 8,01,282 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के ये आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अब लापरवाही बरतनी शुरू कर दें। हम ये मानना शुरू कर दें कि कोरोना तो अब ठीक होने लगा है, कोरोना मरीज अब ठीक होने लगे हैं, तो ऐसे में हमें अब डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ज़रूरी यही है कि हमें डरने नहीं, घबराने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी स्तर पर, क्योंकि जब तक हम लापरवाही बरतेंगे तब तक संक्रमण के चांसेस हमारे सामने रहेंगे। पूरे देश की बात करें तो अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 66,333 लोगों की मौत हो चुकी है। इतने लोग अब तक हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके परिवार पीछे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको भी अगर अपने परिजनों की थोड़ी भी परवाह है तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तमाम नियमों का पालन करना है, तमाम सावधानियों का पालन करना है, दिशा निर्देशों का पालन करना है। खबर अब अमरोहा से, जहां पर जेल भेजने के मामले में पुलिस फंस गई है। जी हां, देह व्यापार में दरअसल पुलिस ने मुकदमा यहां पर दर्ज किया था। 2015 हाईवे रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का खुलासा करने का ये मामला है। तत्कालीन सीओ मोहनलाल, 2 एएसआई, उनकी पूरी टीम पर मुकदमा दर्ज। हाईवे रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान दरअसल प्रेमी जोड़े पकड़े गए थे। प्रेमी जोड़े पर देह व्यापार की कार्रवाई की गई। होटल स्वामी समेत कई और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। होटल स्वामी ने हाईकोर्ट में जिसके बाद इस पूरे मामले को ले जाते हुए अपील की और उसके बाद अब ये आदेश सामने आया। तत्कालीन सीओ समेत 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात अब कही गई है। गलत तरीके से जेल भेजने का ये मामला पुलिसकर्मियों पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिसकर्मियों पर ही अब केस दर्ज होता हुआ दिख रहा है। पुलिस की छवि को धूमिल करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। थाना गजरोला में ये मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही। दरअसल पुलिस वालों ने 2015 का ये मामला है जिसमें गलत तरीके से लोगों को जेल भेजा था। जेल भेजने के मामले में पुलिस अब खुद ही फंस गई है। देह व्यापार में पुलिस ने मुकदमा 2015 में दर्ज किया था हाईवे रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए। और अब तत्कालीन सीओ मोहनलाल, 2 एएसआई, उनकी पूरी टीम पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। हाईवे रिजॉर्ट में दरअसल छापेमारी के दौरान प्रेमी जोड़े को पकड़ा गया था, लेकिन प्रेमी जोड़े पर देह व्यापार की कार्रवाई कर दी गई। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। होटल स्वामी समेत कई और लोगों पर भी उस समय मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में न्याय की मांग के साथ होटल मालिक हाईकोर्ट पहुंचा और अब तत्कालीन सीओ समेत 10 पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। गलत तरीके से जेल भेजने के इस मामले में पुलिस ही फंसती हुई नजर आ रही है। पुलिस की छवि को धूमिल करने समेत कई और अन्य धाराओं में भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरोहा का ये मामला 2015 से मामला चलता आ रहा। हाईवे रिजॉर्ट में पुलिस ने उस समय छापेमारी के दौरान प्रेमी जोड़े को पकड़ा था और उसके बाद फिर देह व्यापार के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस आरोप में उन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया। होटल मालिक समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट पहुंचा होटल मालिक, अपील की उसने और मामले की सुनवाई में अब ये आदेश जारी किया गया है। पुलिस अब खुद ही इस मामले में फंसती हुई नजर आई। खबर अब बरेली से, जहां पर जाम में फंसे विधायक ने आपा खोया। जी हां, हाईवे पर विधायक विक्रम सिंह के गनर का तांडव नजर आया। जमकर इस गनर ने वहां पर एक पत्रकार की सरेआम सबके सामने दिन दहाड़े पिटाई करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर विधायक के गनर ने पत्रकार को डंडे से पीटा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, गाली गलौज उसके साथ की गई, उसका मोबाइल फोन तक तोड़ दिया गया और ये सब कुछ गनर विधायक के इशारे पर करता रहा। पत्रकार की पिटाई का ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के NH-24 का ये पूरा मामला है। 130 विधानसभा कटरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह बताए जा रहे हैं, जिनके इशारे पर उनके सरकारी गनर ने देखिए किस तरह से वहां पर पत्रकार को गाली दी, पत्रकार के ऊपर डंडे बरसाए, उसका मोबाइल तोड़ा, दौड़ा कर उसे जमकर पीटा। ये देखिए, हमने बीप कर दिया है। गाली की आवाज से गाली देते हुए किस तरह से डंडे बरसाता नजर आया ये गनर। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विधायक जी को ये सरकारी गनर पत्रकारों की पिटाई के लिए दिए गए हैं? विधायक जी ने अपना आपा खोया और पत्रकार पर डंडे बरसवाने शुरू कर दिए। पत्रकार का मोबाइल वहां पर तोड़ दिया गया। दरअसल जब हमारी पीड़ित पत्रकार से बात हुई, वाजिद हुसैन पीड़ित पत्रकार का नाम, उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर सड़कों पर गड्ढों के चलते और अन्य तमाम खबरों के चलते विधायक जी पहले से ही उससे नाराज चल रहे थे और उन्होंने कहा, धमकी दी वहां पर कि तुम पत्रकारों को खबर चलाने का बहुत शौक है, ले आज अपनी खबर चला। विधायक विक्रम सिंह के ये शब्द वहां पर रहे और फिर उन्होंने अपनी गनर को इशारा किया और गनर ने विधायक जी का इशारा मिलते ही पत्रकार पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर ये तांडव वहां पर होता रहा, हो हंगामा, मार पिटाई का ये पूरा मामला वहां पर होता रहा और विधायक जी वहां पर तमाशबीन बने रहे, अन्य तमाम लोग भी वहां पर तमाशबीन बने रहे और विधायक जी के सामने जाहिर तौर पर किसी और की क्या चलती, लेकिन बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के गनर ने ये तांडव वहां पर जमकर करवाया। बढ़ते आगे, खबर अब फिरोजाबाद से, जहां पर घर खाली करवाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ का आरोप, मंजू गुप्ता और उसके 4 साथियों पर मारपीट का आरोप सामने आया है। मकान खाली कर सामान लेने के लिए दरअसल वहां पर अधिवक्ता आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में अभी फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनसे अब पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, तमाम पहलू उनसे जाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, मारपिटाई क्यों हुई, वहां पर छेड़छाड़ का जो आरोप है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, अधिवक्ता के साथ ये जो छेड़खानी हुई किसने की, क्यों की, मकान खाली कर सामान लेने के लिए अधिवक्ता दरअसल वहां पर आई थी और उनके साथ छेड़खानी हुई है, इस तरह के आरोप जिन लोगों पर लगे हैं फिलहाल पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद का ये मामला है, मकान खाली कर अपना सामान लेने के लिए अधिवक्ता वहां पर पहुंची, लेकिन वो वहां आरोप लगाती नजर आई कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, रोती भी लगती नजर आई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पुलिस चौकी रामनगर का ये मामला, पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला क्या है, विवाद किस बात पर हुआ, छेड़खानी का जो आरोप लगा है किन किन लोगों पर लगा है, क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, पुलिस फिलहाल मामले को खंगाल रही है। छेड़छाड़ का ये आरोप फिरोजाबाद से सामने आया, पुलिस चौकी रामनगर का ये मामला, एक अधिवक्ता के साथ छेड़खानी की बात यहाँ सामने आ रही है। अधिवक्ता का कहना है कि मकान खाली करने के बाद वो वहाँ पर अपना सामान लेने के लिए उसके साथ छेड़खानी हुई। नरेंद्र शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फिलहाल क्या है ये पूरा मामला? 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या कुछ उन्होंने अब तक बताया है पुलिस को? जी, पूरा मामला थाना लाइन पार्क के रामनगर चौकी का है, यहाँ थिएटर वाली गली के नाम से मशहूर है। अधिवक्ता मिली गुप्ता ने अपना मकान किराए पे ले रखा था, कुछ दबंग लोगों ने आके उनसे बदतमीजी की है और उनसे छेड़छाड़ भी की है। जी, फिलहाल अधिवक्ता का क्या कहना है? और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में वो 5 लोगों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जी, अधिवक्ता का कहना है कि ये लोग सारे लोग इकट्ठे होकर मेरे घर में आए और मुझसे छेड़छाड़ भी की। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने मौके पर जाकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और लोगों की गिरफ्त में पुलिस घूम रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को, इस पूरी वीडियो को हम तक पहुंचाने के लिए। खबर अब उन्नाव से, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 लोगों की मौत का मामला यहां पर सामने आया है। लापरवाही की वजह से एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है।
दरअसल लोहे के खंभे में 11,000 वोल्ट का करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने की वजह से चाचा और उसके भतीजे की मौत हो गई। दो युवकों की मौत के बाद वहां परिजनों में कोहराम मच गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चक मीरापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। दो युवकों की मौत से परिजन रो रो कर बेहाल है। कोहराम मचा हुआ है परिवार में। परिवार पर ये आफत टूटी है। ये देखिए, कोशिश की गई वहां पर काफी देर तक परिजनों की तरफ से कि इन्हें होश आ जाए, लेकिन जब होश नहीं आया तब इन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां जाकर पता लगा कि इनकी मौत हो चुकी है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इन दो लोगों के जान जाने का मामला। लापरवाही की वजह से एक ही परिवार के दो लोग काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो गई। परिजन अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनके परिवार में दो सदस्य हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। एक चाचा और उसका भतीजा बताया जा रहा है, जो कि लोहे के खंभे में 11,000 वोल्ट का बिजली का करंट आने की वजह से उन्हें करंट लगा और उनकी जान चली गई। ये लापरवाही भरा मामला सामने आया है उन्नाव से। बिजली विभाग की इस भारी लापरवाही के चलते दो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 11,000 वोल्ट का करंट इन्हें लगा और इनकी मौत हो गई। नीरज द्विवेदी उन्नाव से हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, 11,000 हाई टेंशन लाइन की जो बोल्ट है उसको लेकर के जो है लगातार ग्रामीण जो है इस बात की शिकायत कर रहे थे बिजली विभाग में कि इसकी जो है इससे सुधार किया जाए। लेकिन जब बिजली विभाग ने लापरवाही की, आज सुबह जो है इसमें दो लोगों की चिपक कर मौत हो गई। दोनों लोग एक ही चाचा भतीजे हैं और इसके बाद में लगातार लोगों में जो है रोष है इसको लेकर के। अब चूंकि 100 रख करके ग्रामीण जो है जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर काफी पुलिस है। ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, आपको बताऊं, बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार, जिला अधिकारी भी उनको जो है समय समय पर डांटते रहते हैं। हाँ। लेकिन बिजली विभाग के लोग जो है सुधरने का नाम नहीं लेते और शायद लगातार जिले में पहली दो मौतें नहीं, लगातार मौतें होती रहती हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी जाहिर तौर पर उन्हें फर्क पड़ेगा और इस तरह के मामले भी शायद तभी रोके जा सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल नीरज, इन तस्वीरों के साथ साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबर अब जौनपुर से। ताजिया दफन करने पहुंचे 300 ताजियादारों पर केस दर्ज यहां पर किया गया है। एक वीडियो सामने आई थी जिसमें ताजियादार नजर आए थे। अब इसी वीडियो के आधार पर इनकी पहचान की जा रही है। 300 अज्ञात लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में भी इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जौनपुर से मामला सामने आया। ये देखिए, यही वो वीडियो है जिसके आधार पर इन लोगों को अब पहचाना जा रहा है, इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, इन तक पहुंचा जा रहा है। दरअसल जौनपुर में पाबंदी लगी हुई थी, बावजूद इसके वहां पर लंबा जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालकर सिटी कोतवाली क्षेत्र के सदर इमामबाड़ा में ताजिया दफन करने के लिए 300 ताजियादार वहां पर पहुंच गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सुशील तिवारी हमारे साथ संवाददाता जौनपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 300 ताजियादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी पहचान की जा रही है। इस वीडियो के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? इस मामले में कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है ताजिया को लेकर के जौनपुर में पूरा पाबंदी की गई थी। उसके बाद भी कुछ लगभग सैकड़ों की संख्या में ताजियादार सदर इमामबाड़ा में जो ताजिया लेकर दफन करने के लिए वहां पहुंच गए थे। प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया, तुरंत जो है कि लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान प्रशासन से भी बीच में झड़प हुआ। उसके बाद जो है किसी तरह से लोगों को समझाया बुझाया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे उसमें से जो अपने ताजिया को दफन भी किया। फिलहाल अभी तो उसके बाद प्रशासन जो है मामले को संज्ञान लेते हुए अब तक 300 लोगों के ऊपर अब मुकदमा दर्ज कर चुका है। तो ताजा अपडेट ये बता दें कि पुलिस गिरफ्तारी में वीडियो के आधार पर पहचान करके गिरफ्तारी करने के चक्कर में लगी हुई है। जी ठीक है, लेकिन जाहिर तौर पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोगों के तो चेहरे ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में कैसे उन तक पहुंचने की कोशिशें हो रही है, या फिर जो लोग पकड़े गए हैं अभी उन लोगों से पूछताछ के जरिए अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये भीड़ के वजह से जो सरकारी काम में बाधा दी आई थी, महामारी जो लेकर के एक होता तो महामारी भी फैलने का, इससे काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया था। ऐसे भी जौनपुर में कोरोना के केसेस लगातार निकल रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से वीडियो में देखा जा रहा है, उसमें से 2-1 लोगों को चिन्हित करके पुलिस जो है उनसे पूछताछ करके ही और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के साथ साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए कुछ इसी तरह की लापरवाहियां होती है। इन लोगों ने जो ये लापरवाही बरती, जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर संक्रमण कोरोना का हो जाता है तो फिर क्या ये लोग सामने आकर जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब ये पुलिस से छिपे छिपे भाग रही है और पुलिस इन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश फिलहाल कर रही है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पलटी मार ली है। जी हां, कल एनडीए का दामन थामेंगे जीतन राम मांझी, ये जानकारी सामने आ रही है। एचएएम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने खुद इस बात की पुष्टि की। कल जीतन राम मांझी इस बारे में आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। विकास के लिए थामेंगे एनडीए का हाथ, दानिश रिजवान की तरफ से ये बात कही गई। दानिश रिजवान ने कहा, सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने पलटी मारी और कल एनडीए का दामन थामेंगे जीतन राम मांझी। एचएएम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने खुद इस बारे में पुष्टि की है कि हाँ, कल जीतन राम मांझी इसके मद्देनजर आधिकारिक घोषणा करेंगे। विकास के लिए एनडीए का दामन थामने की बात दानिश रिजवान की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि सीट हमारे लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए एनडीए का दामन थामेंगे। बिहार की राजनीति में ये इस वक्त की बड़ी खबर, एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पलटी मारते हुए अब कल एनडीए का दामन थामने की तरफ इशारा किया है और इस बारे में पुष्टि भी की गई है एचएएम प्रवक्ता दानिश रिजवान की तरफ से। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है, उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए। और अब खबर गुरुग्राम से, सीएम मनोहर लाल की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने की जानकारी है। मेदांता अस्पताल में लगातार सीएम मनोहर लाल का इलाज चल रहा है। अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई। तो उनका जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ अस्पताल की तरफ से, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मेदांता अस्पताल में सीएम मनोहर लाल एडमिट है, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम निगरानी बनाए रखे हुए हैं, पूरा ट्रीटमेंट उनका किया जा रहा है। और उनकी कोरोना टेस्ट हुआ, जो दूसरी रिपोर्ट आई कोरोना की, वो पॉजिटिव आने की जानकारी है। जाहिर तौर पर नेगेटिव रिपोर्ट्स की बारे में इंतजार किया जाएगा। अभी उनका ट्रीटमेंट चलने वाला है। मेदांता अस्पताल में लगातार उनका उपचार चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था अस्पताल की तरफ से सीएम मनोहर लाल का, जिसके बाद ये जानकारी दी गई कि अभी फिलहाल उनकी जो कोरोना रिपोर्ट आई है, दूसरी कोरोना रिपोर्ट, वो पॉजिटिव ही आई है। तो कोरोना संक्रमण की चपेट में अभी भी सीएम मनोहर लाल खट्टर, लगातार उनका उपचार चल रहा है। मेदांता अस्पताल में वो एडमिट है, जहां पर उनको ट्रीट किया जा रहा है। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर नमामि गंगे परियोजना में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का अब आदेश जारी किया है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव की याचिका के बाद ये आदेश जारी हुआ। जमीन खरीद के मामले में इस परियोजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। 2 करोड़ 7 लाख रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है।
डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था और डीएम ने जांच पूरी होने पर शासन को रिपोर्ट भेजी। शासन स्तर से लेकिन कार्रवाई लंबित होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं। जिस स्तर पर मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसा होता हुआ कुछ नजर आया नहीं। और 2 करोड़ 7 लाख रुपए की हेराफेरी का ये जो मामला सामने आया, बड़ा भ्रष्टाचार का ये जो मामला उजागर हुआ, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने जब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर उन्होंने अपील दायर की। उसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए कि अब इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मामला जहां भी लंबित है, जिस भी स्तर पर लंबित है, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस परियोजना में बड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला। खबरों में बढ़ते आगे। मथुरा जेल से रिहा हुआ डॉक्टर कफील खान। जी हाँ, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया था। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कफील ने पुलिस पर तंज कसा है। शुक्र है जेल में पुलिस ने मुझे एनकाउंटर में नहीं मारा। तो डॉक्टर कफील का ये तंज पुलिस पर, उन्होंने बयान दिया, शुक्र है जेल में पुलिस ने एनकाउंटर में मुझे मार नहीं गिराया। मथुरा जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने ये तंज कसा। जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए, इस तरह मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। बढ़ते खबरों में आगे अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में एक बेटी ने अपने पिता पर छेड़खानी और अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर सामने आ रही है। ये घटना सामने आ रही है अमेठी से, जहां शादीशुदा युवती ने अपने सौतेले पिता पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और अपने पति और अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर अपने पिता पर छेड़खानी करने का आरोप लगाने की हिम्मत दिखाई। युवती की मां ने बताया है कि उसका पहला पति मर चुका है और जो दूसरा पति है वो नशे में रहता है और नशे में आए दिन उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद परेशान होकर अंत में अब थाने पहुंचकर इस मामले में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई है। सौतेले पिता पर यह गंभीर आरोप एक शादीशुदा बेटी ने लगाया है। अपने पति के साथ और अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर इस महिला ने ये गंभीर आरोप लगाए। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर, ये घटना अमेठी से सामने आई है। शिकायत दर्ज करवाने वाली युवती की मां ने भी कहा है कि उसका पहला पति मर चुका है और दूसरा पति, जो उसकी बेटी का सौतेला पिता है, वो नशे में रहता है और आए दिन कोशिश करता है बेटी के साथ छेड़खानी करने की। तो एक सौतेले पिता पर छेड़खानी करने का आरोप अमेठी में एक बेटी ने लगाया है। बेटी शादीशुदा है, अपने पति के साथ और अपनी मां के साथ वो थाने पहुंची। वहां पर पूरा मामला उसने बताया, लिखित में उसने शिकायत दर्ज करवाई अपने सौतेले पिता के खिलाफ। युवती ने थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ शिकायत लिखवाई, अपने पिता पर छेड़खानी का आरोप लगाया। शादीशुदा युवती ने अपने सौतेले पिता पर अभद्रता का भी आरोप लगाया और शिकायत करने वाली इस लड़की की मां ने भी इस बारे में पुष्टि की है कि हाँ, उसका पहला पति तो मर चुका है, लेकिन दूसरा पति, जो इस लड़की का सौतेला पिता है, वो नशे में रहता है और नशे की हालत में बेटी के साथ बदतमीजी करने की, अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है। ये गंभीर आरोप सामने आए हैं। सर, हम एप्लीकेशन देने आए हैं। मेरा सौतेला बाप मुझे फंसाना चाहता है। हम दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी माँ की मर्जी से और अपने भैया की मर्जी से शादी की। उस शादी से मेरा सौतेला बाप पसंद नहीं है, वो मेरे पर।
हमारी 4 दिन पहले शादी हुई है और इनके जो दूसरे वाले बाप हैं वो हमें फर्जी परेशान कर रहे हैं, मुकदमा लिखवा रहे हैं। हम सर थाने से न्याय चाहते हैं कि हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फालतू जो परेशान किया जा रहा है परेशान न करें, हम दोनों खुशी से रहेंगे। मामला यही है साहब जौन है लड़की जौन है हमार जौन है अपने लड़की की जौन है हम शादी कर दी। हमारा आदमी जौन है दारू गांजा पी के गलत निगाह हमारी लड़की के ऊपर करती है। हम शादी कर दी, जब देखा तब जौन है एप्लीकेशन लगाओ थी हमारे खिलाफ आदमी है हमारा दारू गांजा पीता है तो जौन है एप्लीकेशन लगाता है उनकी लड़की के जौन है फिर छेड़बाजी हम करें। आज हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हंसराज। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली क्या है ये पूरी घटना और क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई के नाम पर अब तक किया गया? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक बेटी ने अपने ही पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए, गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए उसने थाने में तहरीर दिया है, जिस पर कि पुलिस ने तहरीर के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उसके बाप बेटी के बाप के घर गई और उसे ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल अभी आरोपी मिला नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आरोपी को उसके किए की सजा मिलती है या कि पुलिस लेन देन करके मामला खत्म ही कर देती है। फिलहाल आरोपी पिता को ढूंढने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हंसराज इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। उधर वाराणसी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती हुई दिख रही है। सुबह 11 बजे तक 183 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस यहां पर सामने आए हैं। ये देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि सुबह 11 बजे तक 183 कोरोना पॉजिटिव केसेस, वो भी नए केसेस सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में रात होने तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? और ये तो कुछ घंटों की बात है, यानी कि सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा 183 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के सामने आने का, और रात होने तक तो ये आंकड़ा कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसीलिए बार बार हर संभव प्लेटफॉर्म से, हर संभव व्यक्ति के द्वारा जिसकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, अपील की जा रही है कि लापरवाही ना बरते, तमाम नियमों को, दिशा निर्देशों को फॉलो करें ताकि कोरोना संक्रमण से आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा कर रख सके। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।